आज की इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन को स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग प्रकाश के परावर्तन को इसके जस्ट पिछले लेक्चर में समाप्त किए थे। अगर वहाँ तक आपको कुछ दिक्कत परेशानी होती है तो आप कमेंट करके बताइएगा, और यहाँ से हम लोग प्रकाश के अपवर्तन को देखेंगे और बहुत ही बेहतर वे में देखेंगे। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो, और कुछ दिक्कत होती है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ भी सकते हैं। तो हम पढ़ने वाले क्या क्या है, सबसे पहले इस वीडियो में हम इसकी एक बार बात कर लें। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे प्रकाशीय माध्यम जो कि दो प्रकार का होता है, एक को सघन कहते हैं, दूसरा को विरल कहते हैं। उसके बाद हम प्रकाश के अपवर्तन का कुछ नियम होता है, जैसे प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़े, तो इसी तरीके से यह नियम क्या कहता है हमको इस बारे में पढ़ेंगे। आइए हम लोग सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश के अपवर्तन को समझने के लिए हम लोग एक बार प्रकाश के परावर्तन को याद करते हैं। परावर्तन में पढ़े थे, जब कोई प्रकाश की किरण आती है, प्रकाश आता है तो किसी अपारदर्शी वस्तु या दर्पण में पड़ता है तो अपने ही रास्ता पर वापस लौट जाता है, क्योंकि जो दर्पण होता है चाहे अपारदर्शी होता है उसको प्रकाश को आर पार जाने नहीं देता है। लेकिन क्या होगा अगर किसी ऐसे वस्तु पे प्रकाश डाला जाए जो कि पारदर्शी हो, जैसे हम शीशा बीच में डालेंगे, यहाँ से प्रकाश डालेंगे, तब क्या होगा, शीशा के आर पार प्रकाश चल जाता है। लेकिन आर पार प्रकाश चल जाता है तो बिल्कुल सीधे चल जाता है या थोड़ा दिशा अपना चेंज भी करता है, डायरेक्शन चेंज भी करता है। इसी बात को हम लोग समझ लेंगे तो समझिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में हम लोग ये भी पढ़े थे कि जो प्रकाश होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे चलता है। कहीं आप सुनने में अक्सर सुनने को मिलता होगा आपको, प्रकाश जो होता है सीधी रेखा पे गमन करती है। लेकिन यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखेंगे, प्रकाश सीधी रेखा पे गमन करती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन प्रकाश सीधी रेखा पे तभी गमन करती है जब माध्यम एक ही जैसा हो, समांगी माध्यम। जैसे एयर में हवा जहाँ तक रहेगा, हवा में प्रकाश एक ही माध्यम हवा है, हवा में प्रकाश बिल्कुल सीधे रेखा में गमन करेगा। लेकिन यहाँ पे हवा में भी हवा का घनत्व पे निर्भर करता है, यानी हवा जैसे हम यहाँ पे अगर प्रकाश रहे 1 किलोमीटर ऊपर के हवा में प्रकाश चले, यहाँ से जो प्रकाश 1 किलोमीटर ऊपर जाएगा तो वो अपना डायरेक्शन थोड़ा सा पाथ करे तो बोले तो चेंज कर लेगा। यानी कुल मिला के जो अभी मैंने बात बोला उसका कंक्लूजन निकाला जाए तो क्या बोला जा सकता है कि जब एक माध्यम से प्रकाश को अगर दूसरा माध्यम में जाना होता है तो सीधे नहीं चल के अपने डायरेक्शन को, पाथ को थोड़ा सा क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। और जो चेंज करता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के क्रम में, इस चेंज जो डायरेक्शन का करता है, इसी चेंज करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी परिभाषा बोलने का कोशिश करें तो क्या बोलेंगे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश के रास्ते में जो परिवर्तन होती है, प्रकाश अपने पथ से जो डाइवर्ट हो जाता है, चेंज कर लेता है, इस चेंज होने की प्रक्रिया को, प्रकाश के दिशा को चेंज करने की प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। अब अपवर्तन चेंज होगा तो इसके लिए पहले हम लोग डायग्राम बना के कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ ऊपर में मान लीजिए हवा है, नीचे में मान लेते हैं जल है। अगर यहाँ से प्रकाश ऐसे आ रहा था, मान लेते हैं कि आया प्रकाश, हम लोग जानते हैं प्रकाश सीधे रास्ता पर चलता है, तो प्रकाश को एक्चुअली डॉटेड लाइन जो है ऐसे चला जाना चाहिए था। अगर नीचे भी हवा है, ऊपर नीचे भी हवा रहता था, प्रकाश बिल्कुल सीधे चल जाता है, इसको कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन ऊपर हवा है, नीचे जल है, तो इसका मतलब है बिल्कुल सीधे नहीं जाके अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाती है, अपने डायरेक्शन को थोड़ा सा क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। अब चेंज करने का बात आएगा तो यहाँ दो बातें हो सकती है। चेंज जैसे ही बात आएगा तो चेंज एक है, थोड़ा ऊपर घूम सकता है, थोड़ा सा नीचे घूम सकता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम अभिलंब खींच लेते हैं। अभिलंब मतलब जानते होंगे आप लोग, यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिसको कि हम लोग अभिलंब के नाम से जानते हैं। उसी लाइन को नीचे भी ड्रॉ कर लेंगे। अब क्या है, ये जो आपतित किरण है, ये जो आगे जा रही है तो इसके पास दो ऑप्शन है। सीधे तो नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पे माध्यम चेंज हो गया, यहाँ पे हवा है, यहाँ पे जल है। लेकिन अगर माध्यम अपना चेंज करे तो किधर करे, अभिलंब की तरफ झुके या अभिलंब से दूर झुके। इस बात को समझने के लिए हमको फिर से आना पड़ेगा यहाँ पे प्रकाशीय माध्यम क्या होता है, क्योंकि प्रकाशीय माध्यम अगर समझ में आ गया तो समझिए आप इस चीज को आराम से समझ जाइए। प्रकाशीय माध्यम हम लोग पढ़े थे, जिस माध्यम से प्रकाश चल सकता है, गमन कर सकता है, उसको प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। जैसे बात किया जाए हवा हो गया, शीशा हो गया, पानी हो गया, सभी क्या होता है, प्रकाशीय माध्यम होती है। अब प्रकाशीय माध्यम को हम लोग टाइप्स में डिवाइड करें तो हम लोग समांगी विसमांगी पढ़े थे, उसके बनावट के आधार पर। एक ही जैसा से बना है समांगी कहेंगे, अलग अलग मिक्सचर से बना है तो उसको हम विसमांगी कहेंगे, होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस। लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्रकाशीय माध्यम को सघन और विरल, यानी प्रकाश किसमें फास्ट चलेगा, किसमें स्लो चलेगा, प्रकाश के गति के आधार पर हम लोग प्रकाशीय माध्यम को दो प्रकार में ही बांटते हैं। एक को कहेंगे सघन माध्यम, दूसरे को कहेंगे विरल माध्यम। अब सघन और विरल क्या होता है तो एक बात सबसे पहले समझेंगे। जैसे कोई चीज, हम यहाँ मार्कर का बात करें, एक और कुछ ले ले हम अगर आपसे बात करें कि मार्कर जो है मेरे साइज में बड़ा है या छोटा, इसको आप कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हमेशा किसी चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं तो किसी ना किसी वस्तु से कंपेरिजन करते हैं। जैसे इस मार्कर का अगर हम पेन से तुलना करेंगे तो आप कह सकते हैं पेन से मार्कर क्या है, आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा साइज में छोटा है। मार्कर का हटा देते हैं, ढक्कन से ज़्यादा समझ में आएगा। हम पूछे मार्कर बड़ा है छोटा, तो आप क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं कह पाएंगे। अगर बड़ा कहेंगे तो हम इससे छोटा वस्तु ला देंगे, अगर आप छोटा कहेंगे तब बोलेंगे हम अपने हाथ से तुलना कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कोई वस्तु ना ही बड़ा होता है ना ही छोटा। इसी मार्कर को हम इस ढक्कन से तुलना करेंगे तो मार्कर बड़ा हो जाएगा, हम अपने हाथ से तुलना करेंगे तो मार्कर छोटा हो जाएगा।
यानी एक ही वस्तु कभी बड़ा हो सकता है कभी छोटा, ये सभी रिलेटिव में काउंट किया जाता है, सापेक्षिक रूप से देखा जाता है। ये बात समझाने के पीछे वजह क्या है, क्योंकि प्रकाशीय माध्यम जो सघन और विरल होता है ये भी एक दूसरे के सापेक्ष में होता है। कोई माध्यम अपने आप में ना ही सघन है ना ही कोई माध्यम अपने आप में विरल है। जिस माध्यम में प्रकाश तेज चलता है, फास्ट चलता है, उसको हम विरल कहेंगे, और जिस माध्यम में स्लो चलता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सघन कहेंगे। यानी वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम की तुलना में अधिक होती है उसको, जिससे अधिक होती है उसके तुलना में हम विरल कहेंगे, और जिस माध्यम में कम होता है तो जिससे कम होता है उसके तुलना में हम क्या कहेंगे, सघन। इसको और अच्छे से एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे हवा में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जल में प्रकाश का चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और कांच या शीशा में बात की जाए तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ देख पा रहे होंगे सबसे अधिक होता है आपका हवा में, उससे थोड़ा सा कम होता है या बोले तो बहुत कम होता है आपका बात करें तो जल में, और सबसे कम यहाँ तीनों में बात करें तो किसमें है, शीशा में है। अब अगर हम जल का बात करें सघन है कि विरल, हम अभी क्या बोले, कोई माध्यम अपने आप में ना ही सघन हो सकता है ना ही विरल हो सकता है। तो जल को कंपेरिजन करेंगे। अब देखेंगे अगर हवा से हम तुलना करते हैं तो हवा में देख रहे हैं प्रकाश का चाल ज़्यादा है, जल में कम है। इसका मतलब हवा की तुलना में जल क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। लेकिन अब जल कहीं बात करें सघन है कि विरल, कांच की तुलना में, कांच की तुलना करके बताइए, शीशा की तुलना करके बताइए। देखेंगे अच्छा शीशा का प्रकाश का चाल कम है, जल में ज़्यादा है। इसका मतलब कांच की तुलना में यही जल जो कि हवा की तुलना में सघन था, कांच के तुलना में क्या हो जाएगा, तो बोले तो विरल माध्यम हो जाएगा। इंग्लिश में क्या कहेंगे, डेंसर रेयर, आप लोग देख सकते हैं। यानी सघन और विरल एक दूसरे से तुलना करके देखा जाता है, और तुलना करने पे जो माध्यम में प्रकाश का चाल ज्यादा होगा उसको विरल कहेंगे, कम होगा उसको सघन कहेंगे। ये बात यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। जैसे एग्जांपल, हवा की तुलना में जल सघन माध्यम है, लेकिन वही जल कांच की तुलना में बात करें तो क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। अब यहाँ पे आते फिर से जो आ रहा था आपतित किरण, ये अभिलंब के तरफ झुकेगा या अभिलंब से दूर झुकेगा, इसको समझने के लिए फिर यहाँ पे आइए। एक बात याद रखेंगे, अगर कोई प्रकाश किरण सघन से किस में जाए, विरल में जाए, कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में जाता है तो हमेशा याद रखेंगे यहाँ जो होता है अभिलंब से दूर भागता है, अभिलंब से दूर जाएगा। और कोई विरल माध्यम से अगर किस में आ जाए, सघन माध्यम में आ जाए, सघन, ये याद रखेंगे, ये जो होता है विरल से सघन में आता है तो ये हमेशा अभिलंब की ओर झुकता है। कहाँ झुकेगा, तो अभिलंब की ओर। ये बात हमेशा हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब यहाँ समझने के लिए क्या कहते हैं, यहाँ पे हवा लेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, यहाँ हम लोग कर लेते हैं कांच। यहाँ पे देख रहे हैं हवा से जल में आ रहा है, हवा में प्रकाश का चाल ज्यादा है, जल में कम है, यानी किस में है, विरल माध्यम से सघन में आ रहा है, विरल से सघन, हवा विरल है, जल सघन है, तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। यानी जो प्रकाश किरण जा रहा था सीधे, वो सीधे नहीं जाके अभिलंब की तरफ थोड़ा थोड़ा झुक जाएगा। ये प्रकाश कैसे चल जाएगा, और इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएगा। आने वाला को हम लोग आपतित किरण कहते हैं, पहले से जानते हैं। इसको हम लोग कहेंगे अभिलंब, ये भी आप लोग जानते हैं पहले से। लेकिन प्रकाश के परावर्तन में जाने वाले को परावर्तित किरण कहते थे। यहाँ प्रकाश का अपवर्तन है तो यहाँ जाने वाले को क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। यहाँ परावर्तित नहीं बोल के इसको कह देंगे अपवर्तित किरण। अब दूसरा हम लोग इसमें देखते हैं, अगर कोई प्रकाश किरण सीधे आ रहा था, यहाँ पे हम लोग अभिलंब खींच लिए, यहाँ पे देखिए कांच से जल में आ रहा है, कांच कहाँ है, कांच से जल में प्रकाश का चाल जो है ज्यादा है, कांच में कम है, यानी कांच की तुलना में जल हो जाएगा आपका विरल माध्यम, और कांच क्या हो जाएगा आपका सघन माध्यम, और सघन से विरल में जा रहा था तो क्या हो रहा है, अभिलंब से दूर। यानी ये जो प्रकाश किरण आएगा, अगर एक ही माध्यम होता तो सीधे निकल जाता ऐसे, लेकिन चूंकि यहाँ सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रहा है तो अभिलंब से थोड़ा सा दूर हो जाएगा और ऐसे स्ट्रेट बिल्कुल निकल जाएगा। यानी प्रकाश का जब एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। मैंने सोचा था इसी वीडियो में प्रकाश का अपवर्तन का नियम भी हम लोग पढ़ लें, लेकिन अपवर्तन के नियम को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करके कमेंट के द्वारा बताइएगा कि क्या ऐसी कमी रही जो आपको समझने में दिक्कत हो रही। ठीक है, थैंक यू।